नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं राधिका राज। संसद के बजट सत्र में आए दिन के हंगामे के बीच विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष ने स्पीकर पर सदन के कामकाज में पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंप दिया। अलग थलग पड़े राहुल के साथ साथ आज हम बात करेंगे ममता बनर्जी की भी, जिनकी परेशानी पिछले 48 घंटे में चरम सीमा पर पहुंच गई है। एक तरफ वकील बनी ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का बाबरी ख्वाब ममता को सिरदर्द बन गया है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, राहुल गांधी को आज क्या हो गया है? राहुल गांधी पार्टी कर रहे हैं। राहुल गांधी के लिए संसद वो कोई यूनिवर्सिटी का कैंटीन लग रहा है। रोज नया पोस्टर, रोज नया तमाशा, रोज नया ड्रामा, रोज कुछ न कुछ ये ऐसा कर देते हैं जिससे उनके नॉन सीरियस पॉलिटिशियन होने का जो है वो सबूत वो खुद ब खुद देकर के चले जाते हैं। वेशभूषा से लेकर के आचरण वो किसी सीरियस पॉलिटिशियन का दिखता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या किया दिन भर कल उन्होंने? फिर एक पोस्टर ले आए। आप देखिए, कल चर्चा हुई, अखिलेश यादव ने ठीक ठाक जो भी एक विपक्ष के नेता के रूप में भाषण देना था उन्होंने किया। राहुल गांधी कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? ये आदमी मुझे बोलने नहीं दिया, इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आओ। ये आदमी पक्षपाती है, मेरी आंखों के सामने से हटाओ। वो देखिए, यार बोल रहा है स्पीकर को, यार। और ये जो तमाशा चल रहा है 4-5 दिनों से उस किताब को लेकर के, समस्या बहुत ही सिंपल थी। आप एक आर्टिकल कोट करना चाह रहे थे, राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई ये अनपब्लिश्ड है। आपको कहना था कि नहीं, पब्लिश्ड है, मेरे पास किताब है, ये किताब है, लीजिए, सदन को मैं सौंप रहा हूं। फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता, फिर आपको जो मन आता वो बोलते हैं। लेकिन आपको मालूम है कि ये किताब जो है स्मगल्ड करके लाए हैं, इसका कोई माय बाप नहीं है, ये अनपब्लिश्ड किताब है। लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती ये काम जो है इसमें करने में लगे हुए थे। तो ये फेल हुआ तो महिलाओं को आगे कर दिया। भाई, उद्दंडता करने की जगह है वो लोकसभा, वो सदन जंतर मंतर है, गंगा ढाबा है कि जहां कोई कॉलेज कैंटीन में जिस तरीके से लोग करते, आप यही धंधा कर रहे हो। अब आप ले आए अविश्वास। भाई, औंधे मुंह गिरोगे, आखिर में यही होगा। इनकलाब जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद करके फिर किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा और उठ पुट करके जब वोटिंग का समय आएगा भाग जाएंगे। तो ये उस सेनापति की तरह है, और ऐसे सेना कभी नहीं जीतती जिसका सेनापति भगोड़ा हो। तो ये भगोड़े राहुल गांधी ने ये पिछले पूरे सेशन को जिस तरीके से तबाह और बर्बाद करने में वो कामयाब हो गए, एक कामयाबी मानी जाएगी उनकी कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चलने नहीं दे रहे हो। तो ये देश की जनता को ध्यान देना चाहिए कि राहुल गांधी किस एजेंडे पे अपनी राजनीति को आगे लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, जनता देख रही है और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी इतना इनफॉर्मल है, इतने नॉन सीरियस है, तो ये इनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। देखिए, राहुल गांधी का दिमाग उनकी परेशानी की जड़ है। उनके दिमाग का साइको एनालिसिस कराया जाना चाहिए। यही मांग हेमंता विश्व शर्मा ने की थी। हेमंता विश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तो इनके साथ मीटिंग करने के लिए गए, और उसके बाद आधा घंटे की मीटिंग में 4 बार राहुल गांधी कभी बेडरूम में चले जाएं, कभी रस्सी फांदने लगे, कभी कुत्ते को लेकर आ जाएं, और आधे घंटे की मीटिंग में वो 15 मिनट भी 10 मिनट भी सीरियस होकर उनसे बातचीत नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के दिमाग के लिए लोगों को ये
उनके वीडियो, उनके व्यवहार, उनके तरीके के अनुसार ही कम से कम साइको एनालिसिस करवाओ कि ये बेचैन आत्मा आया कहां से है। अभी भी देखिए संसद के सत्र में हंगामा कर दिया, हंगामा करने के बाद बीच में एक वीडियो क्या दिया गया है, राहुल गांधी ने संसद के सत्र में हंगामा करवाया, संसद का सत्र स्थगित कर दिया गया। बीच में राहुल गांधी अपने सुनहरी लेन में आए और वहां पर आकर कुत्ते के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं और वो वीडियो बनवा रहे हैं। कुत्ते के साथ फुटबॉल खेलते हुए वीडियो बना के फिर सोशल मीडिया पर डलवा रहे हैं कि राहुल गांधी रिलैक्स मोड में हैं। किस बात का रिलैक्सेशन? इस बात के लिए कि करोड़ों रुपया लोगों का आपने एक दिन के संसद सत्र के कार्रवाई में जो खर्च होता है वो बर्बाद करके घर पे बैठकर कुत्ते के साथ फुटबॉल खेल रहे हो। ये इनका चरित्र है, ये इनका चेहरा है, ये ऐसे ही व्यवहार कर सकते हैं, ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। लेकिन मजबूरी है, कभी कभी मजबूरी हो जाती है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की मजबूरी इस बात को लेकर है कि अगर इनके इर्द गिर्द नहीं रहेंगे तो फिर राजनीति में तो हमारी पारी ही खत्म हो जाएगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा नेता जिनको बैठने के लिए सोचना पड़ता है, स्टेज पर खड़े होते हैं तो 15 मिनट में 2 बार जरूरत पड़ जाती है बैठने की, खड़े नहीं हो सकते, घुटने में दर्द, कई बार बेहोश हो चुके हैं। वो नेता अब राजनीतिक पारी के अंत में है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर बैठा हुआ है। जबकि उदयपुर कन्वेंशन में भी ये बात हुई, नहीं युवाओं को भेजा जाएगा, 50% युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। इनके लिए युवा कौन है? राहुल गांधी 55 साल वाले। युवा कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल। इनके लिए युवा अशोक गहलोत है, 70 साल से ऊपर के उम्र के। तो इन लोगों के इर्द गिर्द ये बैठे, ये सोच रहे हैं कि कैसे भी किसी भी तरीके से मोदी को बदनाम करने वाले कुछ तथ्य मिल जाए। और यही नरवणे की किताब को लेकर, ये किताब भी है कि नहीं, या फिर उसी तरह का है जैसे संविधान की किताब लेकर घूम रहे थे और पता चला पन्ने में कुछ है ही नहीं, सादा पन्ना, ऊपर से कवर लगा हुआ है। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो किया है उसी का खामियाजा कांग्रेस भी भुगत रही है। और आज स्पीकर के मुद्दे पर भी कांग्रेस अलग थलग है, इनके पार्टी के नेता भी इनके साथ नहीं, और विपक्ष की कई पार्टियां भी, टीएमसी तो पहले ही दूर हो गई कि नहीं हमारा मुद्दा था, तुमने छीन लिया, हम इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे, तुम स्पीकर की बात करने लगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। तो तुम अपने डफली, अपने राग के आधार पर रहो, हम अलग दिशा रखेंगे। इसीलिए राहुल गांधी इस मुद्दे पर अभी संसद में फंसे हुए हैं। मतलब एक तरफ राहुल गांधी फंसे हुए हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें तो वो भी बहुत बुरी तरीके से फंसे हुई हैं। देखिए, वो राहुल गांधी से कहीं ज्यादा तेज तर्रार लीडर है, और उसी चक्कर में वो कहते हैं कि 3-4 मुसीबत जो है सिर पे लेकर के बैठ गई है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर तबीयत बिगड़ गई कपिल सिब्बल साहब की। अगर वाकई वो अस्वस्थ है जैसा सरकारी वकील कह रहे थे, तो भगवान उनको जल्दी से स्वस्थ करे, क्योंकि पहले भी कई बार वकीलों के द्वारा देखा गया है कि वो जब चीज़ों को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तारीख पे तारीख लेना चाहते हैं, तो तबीयत खराब हो जाती है। ये तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर जो है वो एक्सटेंशन मिल रहा है, लेकिन ये केस तो बड़ा खतरनाक है। ममता बनर्जी पलटी मार गई है। जो एफिडेविट इन्होंने दिया उसमें वो उल्टा कह रही कि भाई नहीं, हमने तो कुछ नहीं छीना, हम तो गए ईडी वाले से रिक्वेस्ट किए कि हमारा कुछ पार्टी का डॉक्यूमेंट है वो हम लेकर के आए, हमने कोई गड़बड़ नहीं किया, बहुत ही एमिकेबली सब कुछ हुआ। वहां ईडी वाले की हालत खराब थी कि पता नहीं जिंदा निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो ममता बनर्जी वहां अचानक से भीगी बिल्ली बन गई है। जो एफिडेविट दिया गया, और याद कीजिए कैसे बाहर निकली थी वो हरा हरा फाइल लेकर के कि हम यहाँ पे जो है हमारे फाइल को छीनने के लिए आया है, ये बहुत बड़ा साजिश है, ये है वो है। अब वो उन्होंने एफिडेविट दिया। खैर 18 तारीख को उस पर सुनवाई होगी, देखा जाएगा आगे होगा। लेकिन ये बाबरी मस्जिद तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अब यूपी वाले भैया लोग जा रहे हैं वहाँ, है ना, वो बंगाल जा रहे हैं कि भाई किसी दूसरे नाम से बाबरी मस्जिद बनाओ तो ठीक है, कि बाबरी के नाम से अगर मस्जिद बनाओगे तो फिर बनने नहीं देंगे, जो बाकी नाम से बनाना है आप बना लो। तो ये बाबरी मस्जिद एक ऐसा मसला बनते जा रहा है कि जिसका बंगाल से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन चुनाव में ये हुमायूं कबीर इस बाबरी के जरिए तृणमूल के खिलाफ मुसलमानों को एकत्रित करने में
बहुत कामयाब नजर आ रहे हैं। हर जुम्मे को वहाँ पे लाखों लाख लोग जो है वहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये 3-4 केस, तो SIR का, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में ये जो पूरा चल रहा IPAC वाला, और ये हुमायूं कबीर, ये ममता के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही क्रिटिकल मुद्दे हैं। मतलब 3 जो है मुद्दे हैं वो सामने आ गए हैं ममता बनर्जी के सामने, लेकिन ये उनसे उभरेगी कैसे? देखिए, उभरने का अब चांस नहीं है। अब ये है कि चुनाव में अपनी इज्जत कैसे बचा पाती हैं। वो तेजस्वी यादव की तरह बन जाती हैं या फिर किसी भी तरीके से मैनेज करके हरियाणा में जैसे कांग्रेस कुछ सीटें लेकर आई वैसी बनती हैं। ममता बनर्जी के सामने चुनौती यही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आकर वो खुद फंस गई। इसी के मामले में उन्होंने जितने आरोप लगाए वो सारे आरोप TMC के ऊपर लग गया, ममता बनर्जी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लग गया। चुनाव आयोग ने जितनी बातें कही, जो रिपोर्ट सौंपी, चाहे FIR दर्ज करने को लेकर हो कि इनके विधायक जाकर तोड़फोड़ करते, FIR दर्ज नहीं होता तो DGP को सीधे नोटिस भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ये कौन सा कारनामा कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके से SIR की प्रक्रिया में व्यवधान होता है तो स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तमिलनाडु में ज़्यादा नहीं चर्चा हुई, बंगाल के लिए ही चर्चा हुई। और इसीलिए इस मुद्दे पर इनके सारे अधिकारी, अब 8,500 अधिकारी सरेंडर करके दी। इस मुद्दे में अब चुनाव आयोग विन विन सिचुएशन पे है कि हम माइक्रो ऑब्जर्वर भी ले आए, 8,000 कर्मचारी पहले से था, 8,500 कर्मचारी ममता बनर्जी ने दिया। अब 15,000 16,000 के करीब ये AERO के साथ कर्मचारी होंगे स्टेट गवर्नमेंट को मिलाकर। वो सारे अब SIR की प्रक्रिया में एक एक नाम पर चर्चा होगी। ममता बनर्जी ने डिमांड की कि नहीं, कुछ और समय चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा नहीं, बढ़िया है, और समय दे दो। 1 सप्ताह का समय दिया गया है। 1 सप्ताह में कुछ और वेरिफिकेशन हो जाएगा कि कुछ लोगों को और नाम कटना है कि नहीं। तो EC हो या ED हो, यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फंसी ही थी। और पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम पार्टियों का गठबंधन चल रहा है, ये हुमायूं कबीर अकेले नहीं है। हुमायूं कबीर अभी CPI और CPM के नेताओं से भी मिला, यानी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गठबंधन भी कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई हमारे क्षेत्र में आप हमको सहयोग दो, आपके क्षेत्र में हम आपको सहयोग देंगे, और गठबंधन फ्रेंडली भी होगा और कुछ जगहों पर हम एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया हम फिक्स कर लेते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी भी अकेले पड़ी हुई है, कांग्रेस भी साथ नहीं दे रही, तो अलग अलग चुनाव में इन लोगों का गठबंधन भी अलग है। और 4 मुस्लिम पार्टियों का तो लगभग ये तैयार हो चुका है कि ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ होगा। हो सकता है कि मुस्लिम लीग आए, हो सकता है ये फुरफुरा शरीफ वाले सिद्दीकी की पार्टी इसके साथ आए ही, और अगर असम से उठकर बदरुद्दीन अजमल भी आ गया या सपोर्ट में ही आ गया, तो फिर ममता बनर्जी 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है, कहीं 60-70% है मुर्शिदाबाद में, उन जगहों पर तो पूरी तरह से फंस जाएगी। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब इनको लग रहा है कि 50 सीटें भी जीत कर आ जाए तो बहुत बड़ी सफलता इनके लिए हो जाएगी। जी, इन तमाम मुद्दों पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर विपक्ष में एकता की कमी और ममता बनर्जी की बढ़ती मुश्किलें, ये दोनों ही बीजेपी के लिए राहत की बात है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ये घटनाएं साफ दिखा रही है कि विपक्ष अभी भी बिखरा हुआ है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।